करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद मज़दूर अधिकारों की जो कार्यकर्ता हैं नवदीप कौर, वो बाहर आ गई हैं, उन्हें ज़मानत मिल गई है। हमारे साथ नवदीप हैं। नवदीप, 1.5 महीने का जो ये पूरा आपका वक्त था और जो हुआ था, क्योंकि हम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी ये बात तभी पता चली थी जब आपकी गिरफ़्तारी हो गई थी। किस तरीके से गिरफ़्तारी हुई, किस जगह से हुई, आप उस वक्त क्या कर रही थीं, और पुलिस जब आपको लेने आई या गिरफ़्तार किया तब क्या आपको बताया कि किस आरोप में, किस गुनाह में आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है? देखिए जी, हम लोग मज़दूर अधिकार संगठन की तरफ से हम वो लगातार जो मज़दूरों के राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं। पहले भी मतलब हम लोग यहाँ पे किसान आंदोलन से पहले भी ये 3 साल से ये संगठन काम कर रहा था। और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो तभी से जो मज़दूर हैं किसानों की सपोर्ट में मतलब खड़े रहे थे। तो तब हम लोग किसानों को देखा और पता चला कि हम लोग भी अपने तरीके से प्रोटेस्ट करके अपनी मांगे रख सकते हैं, क्योंकि जो लेबर लॉस हैं आज भी कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हो या कहीं और भी हो, कहीं पे भी हो, अच्छे तरीके से लागू नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी लागू नहीं किए गए। तो मज़दूरों की सुरक्षा के लिए या मज़दूरों के न्यूनतम वेतन के लिए हम उन्हीं की डिमांड के लिए वहाँ पे लगातार हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो जब पहले किसान आंदोलन से पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग को पर्चा भी बांटना इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि पर्चा ही बांटें, क्योंकि वहाँ पे लगातार हम पर हमले होते थे। लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोगों को इतना थोड़ा जोश सा पैदा हुआ कि हम लोग भी किसानों की तरह अपनी जो मांगे रखें। तो हम लोग ऐसे ही किसान आंदोलन में से जुड़ते हुए क्योंकि पहले भी हम लोग वहीं पे थे और किसान आंदोलन के सपोर्ट में ही बैठे कि मज़दूर भी वहाँ पे थे। तो हम लोग फिर वहाँ पे जो मज़दूरों ने लॉकडाउन में काम किया था उसका जो वेतन था वो अभी तक मज़दूरों को मिला नहीं था। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है, मज़दूर जो अपना वेतन लेने के लिए या दोबारा से काम शुरू करने के लिए कंपनियों में जाते हैं तो उनको या तो पहचानने से इनकार कर दिया जाता है या फिर उनको वेतन देने से मना कर दिया जाता है। तो मज़दूरों को उनके घर से भी निकाला जाता है, जो क्योंकि किराए पे, रेंट पे रहते हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं यहाँ पे आके काम करते हैं। तो उनके सामने बहुत बढ़िया मुश्किलें सामने आई। तो फिर वो संगठन को मतलब बोला गया कि भाई कुछ करना चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन हम प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो हम लोग लेबर लॉ को देखते हुए फिर हम लोग थोड़ा बहुत कानूनी तरीके से हम लोग हमेशा करते रहे हैं जितना हो पाता था, लेकिन प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हमें नहीं मिल रही थी। तो फिर हम लोग किसान आंदोलन में हम लोग लगातार जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाकर मज़दूरों की कंप्लेंट्स लिखे। हम लोगों ने स्पेशली हेल्प डेस्क पे ये लिख के लगाया कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपके रुके हुए पैसे नहीं दे रहा है तो आप मज़दूर अधिकार संगठन के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो लगातार जो मज़दूरों की कंप्लेंट्स वहाँ पे आने लगी और मज़दूरों ने प्रूफ के साथ भी बताया कि इतना इतना टाइम उन्होंने काम किया है। तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट के ज़रिए धरना प्रदर्शन करते हुए, मार्च करते हुए लगातार कंपनियों में जाकर उसका पैसा, मतलब जो उसका उनका वेतन है वो हम लोग लेते रहे। तो 300 के करीब हम लोग लगातार जो मज़दूरों का वेतन दिला चुके थे, क्योंकि पुलिस उस तरीके से हमारी बात नहीं सुन रही थी। तो फिर उस 12 तारीख वाले दिन भी या उससे पहले भी 28 दिसंबर को हम लोग, उसके पहले भी 28 दिसंबर को जब गए हैं, एक मैगी की कंपनी थी उसके सामने जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए अपना, तो कंपनी के गुंडों की तरफ से हमला किया गया, हम पर गोली भी चलाई गई। तो हमला ये लगातार हम पर बढ़ता जा रहा था। तो हम लोग उसकी जो FIR दर्ज करवाने के लिए कुंडली थाने में जाते हैं। तो कुंडली थाने में आधा घंटा हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाती, FIR दर्ज नहीं की जाती। फिर हम लोग वापस आते हैं और SP को लेटर भी लिखते हैं, ईमेल किया जाता है कि उन पर कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये तो संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम लोग शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मिनिमम वेजेस कहीं भी नहीं मिलता है और लेबर लॉज भी नहीं मतलब लागू किए जा रहे हैं। तो उसी वजह से हम लोग ये डिमांड रख रहे थे कि जो हमारा वेतन दिया जाए और लेबर लॉ जो लागू किया जाए।
तो 12 तारीख वाले दिन भी हम लोग ऐसे ही जब जाते हैं, 2 कंपनियों में पहले हम लोग गए तो कंपनी मालिकों ने कुछ नहीं बोला कि हम लोग सुबह में दे देंगे या शाम में पैसे दे देंगे। लेकिन जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी के मालिक आगे से फैक्ट्री को बंद कर देता है। आधा घंटा हम लोग लगातार वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कंपनी मालिक और उन्होंने फ़ोन वगैरह किया, क्योंकि जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं। वो गुंडे हैं एक तरह के, जो दबाने का काम करते हैं लोगों को। तो उन लोगों के साथ पुलिस भी आती है और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी आती है। और आते ही पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही बुरा था। उन्होंने आते ही लाठीचार्ज शुरू किया या फिर हमला करने की कोशिश की। तो उन्होंने खुद, पुलिस ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से मज़दूरों ने मतलब आगे से हाथ उठाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि मज़दूरों ने हाथ नहीं उठाया है, लेकिन जो पुलिस ने माहौल क्रिएट कर दिया था वो बहुत ही बुरा था। क्योंकि लगातार जो पुलिस है और जो कंपनी गुंडे हैं दबाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। उस दिन भी उन्होंने सीधा आके अरेस्टिंग करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई, मुझे भी गले से पकड़ के, बालों से पकड़ के खींचने की कोशिश की गई और लाठीचार्ज किया गया। तो उसके बाद मुझे पकड़ लिया जाता है, अरेस्टिंग हो जाती है, टॉर्चर किया जाता है अलग अलग तरीके से। फिर मुझे करनाल जेल में 12 तारीख को मुझे उसी दिन 12 बजे रात को बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आप कह रही हैं कि ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से वो टकराव हुआ, जिसका एक आरोप भी लगा कि पुलिस पर हमला किया गया। वो शायद उसी वजह से आरोप लगा होगा। ये जो 1.5 महीने आप अंदर रहीं, आपको कैसे, क्योंकि ये तो पहला और इतनी कम उम्र में ऐसा मौका या ऐसा अनुभव हो, कितना डर था या एक ये लग रहा होगा कि क्यों इस आंदोलन में, क्यों मज़दूरों की आवाज़ आप उठाने का आपने ज़िम्मा लिया, ऐसा लगा आपको इन 1.5 महीनों में? देखिए, डर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि हम लोग अगर गलती करते तो हमें डर भी होता। तो जो पुलिस ने ये केस लगा रखे हैं कि जबरन वसूली है ये, तो यहाँ 307 लगाया गया, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद लगाए गए थे। तो थोड़ा तो ये था कि ऐसे ख़तरनाक जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए डर तो था ही कि पता नहीं किस तरीके से बाहर आया जाए, किस तरीके से हम प्रूफ कर पाएंगे कि हम लोग गलत नहीं कर रहे थे। तो जब लोगों की सपोर्ट हुई और जो थोड़ी बहुत सच्चाई थोड़ी बहुत निकालने की कोशिश की गई लोगों ने, वरना तो एलिगेशन तो लगाए ही जा रहे थे। जब सच्चाई सामने आती है, लगातार लोगों ने बोलना शुरू किया या फिर मज़दूरों ने बोला कि हम लोग कुछ गलत नहीं किए थे, तो जो मीडिया में आया, मीडिया ने जब कवर किया तो बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से मतलब मुझे बेल मिल पाई। लेकिन अभी भी जो मामला ऐसा नहीं है कि मैं बाहर आ गई हूँ और मेरी बहुत बड़ी जीत है। अभी भी हमारी जीत नहीं है ये। हमारी जीत तब होगी जब हमारे लेबर लॉस जो लागू कर दिए जाएंगे, जो जिसमें मज़दूरों की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, जो लॉ लागू किया जाए। या फिर जो हम डिमांड कर रहे हैं कि जो मिनिमम वेजिस है, जो न्यूनतम वेतन है, वो जो तय किया हुआ है वो मिलना चाहिए, और जो लॉकडाउन के रुके हुए पैसे हैं वो मिलने चाहिए। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मज़दूर हैं जिनके अभी भी पैसे नहीं मिले हैं। तो अभी भी हमारी कोई जीत नहीं है ये। तो तब हमारी जीत होगी जब किसानों के साथ न्याय होगा, मज़दूरों के साथ न्याय होगा, और जो हमारी डिमांड थी लेबर लॉ को लेकर या फिर वेतन को लेकर जो पूरी होगी, तभी हमारी जीत होगी। तो शिव कुमार भी जो एक उनका प्रेसिडेंट है, मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, मैं भी मजदूर अधिकार संगठन में काम कर रही हूँ। और उस दिन वो शिव कुमार वहाँ पे नहीं मौजूद था, फिर भी उसको पकड़ा गया, उस पर इतना टॉर्चर उस पर किया गया और ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए और 307 जैसे और जबरन वसूली जैसे केस उस पर लगाए गए हैं। और पता भी नहीं चला कि उसको कब अरेस्ट किया गया। जब मुझे 12 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया, उसके थोड़े 2-3 दिन बाद शायद उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया कि आपके बेटे को अरेस्ट किया है। तो काफ़ी टाइम तक उसको अवैध कस्टडी में रखा गया, 10 दिन के करीब। फिर उसके बाद उसको कोर्ट से जज से शायद पूछने के बाद उसको फिर रिमांड दोबारा से भी उसका 10 दिन के लिया और उसको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया। और वो अभी जैसे उसका मेडिकल करवाया गया तो उसमें नॉर्मल आया। मतलब हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी सरकार ही है, तो बीजेपी सरकार का जो देखने को मिल रहा है तो वो तो अपना ही चलाएंगे। तो नॉर्मल जो पुलिस है और जो सरकार है वो नहीं चाहती कि जो सच्चाई सामने आए, तो नॉर्मल मेडिकल आया।
तो लोगों की सपोर्ट की वजह से उसका जो मेडिकल बना, तो उसमें पता चला है कि उसके मल्टीपल उसके फ्रैक्चर हैं जो उसके हाथों पर हैं, पैरों पर हैं, और वो सदमे में भी रहा है क्योंकि उसको इतना बुरे तरीके से पीटा गया, वो सदमे में रहा है। और अभी भी उसका इलाज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, लेकिन अभी भी हरियाणा सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से उनको हॉस्पिटल में जो नहीं लेके जाया जा रहा। शिव कुमार उसी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं जिस संगठन में आप काम करती थी? जी बिल्कुल। मजदूर अधिकार संगठन के वो प्रेसिडेंट हैं शिव कुमार, और मैं भी उसी संगठन में काम करती हूँ। और उस दिन वो बिल्कुल वहाँ पे शामिल नहीं थे। जिस दिन आप टकराव हुआ पुलिस से, शिव कुमार की जो मेडिकल रिपोर्ट आई उस पर जो खबर बनी कि किस तरह से उनके टॉर्चर की उसमें रिपोर्ट है, उनकी इंजरीज़ की रिपोर्ट है, पुलिस का रवैया जब आप को गिरफ़्तार किया गया, आप जेल में थी, पुलिस का रवैया कैसा था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस ही उसमें शामिल थी आप लोगों को वहाँ से हटाने में या गिरफ़्तार करने में, कैसा रवैया था अंदर? देखिए रवैया पहले जब मुझे गिरफ़्तार किया गया है तो उसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है कि जो हम लोग किसान आंदोलन के साथ भी जुड़े, जो पहले हम लोगों ने 2000 मज़दूरों को लेकर जब हड़ताल की है तो तब भी उनको दिख रहा था कि किसान और मज़दूर अगर मिलते हैं, सरकार को भी ये डर है अगर किसान और मज़दूर मिलते हैं या फिर ये अपनी डिमांड उठाते हैं तो इसको सरकार को खतरा है या फिर हरियाणा सरकार को या पुलिस को भी खतरा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए, टारगेट करते हुए उन लोगों ने मतलब मुझे पकड़ा और अरेस्ट किया, और इसलिए उन्होंने इतना टॉर्चर किया क्योंकि हम लोग जो डिमांड रख रहे हैं और हम लोग किसानों का साथ दे रहे हैं, उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर किसान और मज़दूर एक हो जाते हैं या फिर लेबर लॉस के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसको खतरा है, सरकार को भी खतरा है। तो इसलिए टारगेट करके हमें अरेस्ट किया गया। आप जब अरेस्ट हुई आप और आप अंदर थी तो एक वक्त के बाद जो काफ़ी देर में हुआ, सोशल मीडिया पे एक आपकी रिहाई की मांग की गई, उसमें देश के तमाम लोग थे, तमाम आम जनता भी थी और कई बाहर के नेता भी थे दूसरे देशों के। आपको ये सब पता चल रहा था अंदर कि बाहर क्या हो रहा है, आपकी रिहाई की मांग को लेकर किस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, ये सब पता चल रहा था? नहीं, बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को भी मिलने के लिए अलाउड नहीं किया गया था। तो फिर मतलब 2 बार मेरे सिर्फ घर वाले मिल पाए, जब मेरे लॉयर वो भी बहुत टाइम के बाद मुझे मिल पाए। लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो जेल में मेरा बिहेवियर को लेकर भी बाहर ये बोला गया कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है जेल के अंदर। मतलब कोशिश ये की गई कि हम लोग बेल ना मिले मुझे। तो हालांकि देखा जाए तो जेल में किसी को भी अलाउड नहीं था मुझे मिलना, फिर भी जानबूझ के बाहर ये जिताया गया कि मैं जेल में कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जेल अधिकारियों ने जब रिपोर्ट जो गई है जज के सामने तो उसमें मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, इसकी वजह से मुझे बेल मिली है। लेकिन कोशिश पूरी ये की गई कि मुझे उस तरीके से पेश किया जाए ताकि मुझे बेल ना मिले। तो आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं चला था? जब आप कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी आपकी माँ से, तो आपकी माँ ने एक बात कही थी कि जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था नवदीप को, वो बहुत देर में मिला। क्या आपको भी लगता है ऐसा कि जिनके लिए आप काम कर रही थी या जिनके अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रही थी, या आपके जैसे जो लोग हैं जो अधिकारों की, मज़दूरों के लिए काम करते हैं, उनका सपोर्ट जो एक टाइम पे मिलना चाहिए था उसमें देर हो गई, इसकी वजह से भी आप कुछ ज़्यादा टाइम लगा आपकी ज़मानत में और ये सब में? बिल्कुल जी, अभी भी देर हो गई कि अभी भी है देर, तो सिर्फ मैं रिहा हुई हूँ, लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमारी जीत है। देर तो अभी भी हो रही है, क्योंकि अभी भी जो हम लोग को, मैं भी एक मज़दूर हूँ, अभी भी हम लोग को उस तरीके से हमारा वेतन नहीं मिलता है। अभी भी लेबर लॉ जो अभी लागू नहीं किए गए हैं, तो अभी भी वो चीज़ें नहीं जो हमें मिल पाई हैं, जो हमारी डिमांड है। तो देर तो अभी भी हो रही है, लेकिन जो जनता ने मेरे लिए किया है उसका तो मैं धन्यवाद हमेशा करती रहूँगी। जो लोगों ने मुझे बाहर निकालने के लिए इतनी सपोर्ट की है, उसका तो मैं धन्यवाद करना, बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी हमारी जो डिमांड है अभी भी पूरी नहीं हुई है। अभी भी पूरी नहीं हुई, जो आप अधिकारों की बात कर रही हैं।
आप के जो घर है, आपका जो घर है जहाँ से आप रहने वाली हैं, पंजाब के मुक्तसर साहिब के एक गांव से, अगर आप संक्षिप्त में बता पाएँ इस बात को, क्योंकि आप एक युवा लड़की हैं और एक युवा लड़की एक गांव से आके कुंडली बॉर्डर पर और फिर मज़दूरों की लड़ाई लड़ने की जो उसकी उसने कोशिश की या उसने एक मुहिम छेड़ी, वो कैसे हुआ? क्या ऐसा बदलाव क्या हुआ कि आपको लगा कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए और आप कह रही हैं कि अभी भी वो लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, बचपन से लेकर आज तक मैंने तो यही देखा है कि जो मज़दूर किसान हैं या फिर दलित लोग हैं या फिर महिलाएं हैं, तो उनके साथ क्या बिहेवियर होता है। चाहे अब आज हम लोग ये बोलते कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मज़दूर किसानों के साथ वैसा ही बिहेवियर होता है। दलितों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो उनको जब काम करवाने के लिए बोला जाता है, गटर साफ़ करने के लिए बोला जाता है, तो उनको पहले पहले उन्हीं को बोला जाता है। लेकिन जब कोई सहूलत देनी हो या फिर किसी चीज़ के लिए उनको फ़ायदे के लिए बोलना, जो समाज के फ़ायदे के लिए बात करनी हो, तो बिल्कुल लास्ट में दलित लोग आते हैं। तो ये तो ज़रूरी है, सबके लिए ही ज़रूरी है, इसके बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो मज़दूर और किसान हैं या फिर आम जो मेहनतकश तबका है, और वो चीज़ बहुत ही नीचे चली गई है कि उनको न्याय मिल पाए। वो आज भी पिस रहे हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनको उस तरीके का जैसे वो काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिलता। किसान अपनी फसल बीजता है, पैदा करता है, बच्चों की तरह उसको बनाता है, पैदा करता है, लेकिन उसको आज भी ये हक नहीं है कि वो उसका मूल्य खुद लगा पाए। लेकिन आज भी औरतों के साथ रेप होते हैं, थानों में रेप होते हैं। बुटाना रेप केस सबके सामने बड़ी मिसाल है। उनके साथ कस्टडी में कितना रेप किया गया। 12 पुलिस वालों के साथ उन्होंने 12 पुलिस वालों ने रेप किया। आज ही वो दोनों लड़कियां जेल में हैं, आज ही वो अंदर बंद है। मैं उनको मिल के भी आई हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने हक़ों के लिए बोलने की ज़रूरत है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं बचपन से लेकर आज तक देख रही थी, तो आगे भी यही लग रहा है कि अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आज ही हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आगे भी फ्यूचर में भी मैं यही डिमांड करने वाली हूँ कि जो आम जनता है, मेहनतकश जनता है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो घर वालों की तरफ से कोई ऐसी बात आपको नहीं कही गई? क्योंकि हमारे समाज में जो एक विचार है कि लड़की है पहली बात तो, और दूसरी बात एक सुरक्षा का भी मुद्दा मतलब माता पिता और परिवार के साथ रहता है। तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि इस तरह के कामों से बचो, या ऐसा कुछ कहा गया उनकी तरफ से क्या? बिल्कुल, ऐसे तो वैसे जो माँ बाप हैं वो तो बोलते ही हैं कि आप मतलब बच के रहो, क्योंकि जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया था, जैसे पुलिस लगातार हम पर टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी, लगातार एफआईआर वगैरह दर्ज करते हैं या मारपीट वगैरह करते हैं, या फिर कुंडली के लोग हैं जो कुंडली के जो गुंडे हैं, उन्होंने जब हमला करने की कोशिश की, जैसे घर वालों को पता लगता है तो उनके मन में डर तो होता ही है कि आप लोग थोड़ा सेफ रहो, थोड़ा पीछे रहो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि आप काम मत करो। सपोर्ट रहा है घर वालों का, जिसकी वजह से मैं आज बाहर काम कर पाई हूँ। वरना जो लड़कियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, उनकी 18-19 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है और उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता, उनको बाहर जाने का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन घर वालों का फिर भी बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन फिर भी माँ बाप होने के नाते उन्होंने ये बोला है कि थोड़ा बच के काम किया जाए, वो जो उनका डर जायज़ था। तो कुंडली बॉर्डर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर आप भी काम करती हैं। तो आप क्या काम करती थी? किस तरह की फैक्ट्री में या कारखाने में क्या काम करती? जी, जैसे लॉकडाउन हुआ तो हमारे घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो फिर जब मैं कुंडली में आई थी, तो वहाँ पे पहले मैंने एडिसन कंपनी में थोड़े दिन काम किया। तो वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन सैलरी बहुत कम थी, 5-6 हज़ार थी। तो फिर मैंने फेम कंपनी में काम किया। वहाँ पे इंडिकेटर बनाए जाते हैं, जो मोटरसाइकिल की लाइट होती है, कार की लाइट होती है, वो बनाई जाती है। तो उसमें 7-8 हज़ार सैलरी थी। तो तब मैंने उसमें 2 महीने तक काम किया। लेकिन वो भी जब सैलरी नहीं मुझको से मिल रही थी, जैसे मैंने थोड़े दिन, जैसे मैं नहीं जाती हूँ तो सैलरी आने में दिक्कत हो रही थी, तो वो भी मुझे मजदूर हितकार संगठन के लोगों ने ही दिलाई थी। तो इसीलिए मजदूर हितकार संगठन में मैं लगातार काम कर रही थी।
तो उस कंपनी में जब मैं बताऊं उस कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी में एक लड़की को मतलब 2000 इंडिकेटर एक दिन का बनाना पड़ता है। तो अगर आप नॉर्मल सा ही देखो कि आप किसी मार्केट में जाते हो तो सिंपल सा बिल्कुल बेकार सा इंडिकेटर भी 200-300 का मिलता है। तो एक लड़की एक दिन में 5-6 लाख का काम करती थी। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी जो काम कर रही थी, बहुत सारे जेंट्स थे, जो लड़के थे जो काम कर रहे थे। उस तरीके से देखा जाए एक ही कंपनी एक दिन में करोड़ों का माल कमाती है। तो पूरे कुंडली इंडस्ट्री एरिया में हज़ारों कंपनियां हैं जो लाखों करोड़ों नहीं, पता नहीं अरबों खरबों का माल कमाती है। और इसी वजह से हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि अगर कोई संगठन वहाँ पे बनता है, अगर मज़दूर वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनका जो शोषण करने का तरीका है, जो शोषण वो ज़्यादा बड़े तरीके से कर रहे हैं, उसको थोड़ा रोड़ा आएगा, मतलब रुकावट आएगी उसमें। तो इसीलिए उन लोगों ने कोशिश की कि संगठन ना बनने दिया जाए। इसीलिए जो गुंडों को लाया जाता है, पुलिस को लाया जाता है, पैसा वैसा दे के मतलब मरवाने पिटवाने की कोशिश की जाती है या अरेस्ट करवाया जाता है। एक छोटा सा जवाब आपसे ये और चाहेंगे कि क्योंकि आपने बताया कि आपके जो फैमिली है उसका इकोनॉमिकल आर्थिक जो है वो कमज़ोर तबका है, एक तरीके से आर्थिक आय ज़्यादा नहीं है आपके परिवार की। पूरी ये जो कानूनी लड़ाई हुई और अभी भी आपकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आप ज़मानत पर बाहर हैं और मुचलका भी आपसे लिया गया, तो कितना मुश्किल हो रहा है इस कानूनी लड़ाई को लड़ना आर्थिक तौर पर? एक जो चुनौती है वो अलग है कि कौन से केस आप पर लगाए गए या कौन सी धाराएं लगाई गई, लेकिन आर्थिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ना कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए जी, आर्थिक तौर पे देखा जाए तो कि वैसे भी मज़दूर फैमिलीज़ हैं जो वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं काम लड़ पाती हैं। तो आर्थिक तौर पे देखा जाए तो हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि हम लोग उस तरीके से पे नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े लॉयर हैं जो RS चीमा जी हैं, तो लेकिन जो लोगों की सपोर्ट की वजह से देखा जाए तो जो इतनी जनता ने सपोर्ट किया, मीडिया ने जो इस मुद्दे को रखा, जो बाहर से भी लोगों ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से जो मेरा जो केस अभी आज लड़ा जा रहा है, जो उन्होंने कोई भी पे नहीं लिया है। वरना अगर ऐसा ना होता, सपोर्ट ना होती, तो शायद आज मैं बाहर ना आ पाती। क्योंकि जो 307 जैसे जबरन वसूली जैसे जो कानूनों ने FIR जो दर्ज की है, उसको देखा जाए तो सारी उम्र मेरी जेल में रह जाती मैं। तो मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे बाहर निकाल पाए। तो मज़दूर फैमिलीज़ के लिए तो दलित लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वो ऐसे कानूनी लड़ाई लड़ पाए आगे। अभी आपको शिव कुमार के बारे में क्या लगता है, वो कब तक बाहर आने की उम्मीद आपको लगती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो तो उस जगह थे ही नहीं जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए, शिव कुमार उस दिन बिल्कुल भी नहीं थे। शिव कुमार उन मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट थे, जिसकी वजह से उनको फंसाया जा रहा है क्योंकि हम लोग मज़दूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो शिव कुमार है उनको अभी तक भी जो मेडिकल तो उनका हुआ है, कोर्ट ने ऑर्डर भी मतलब किया कि भाई उनको हॉस्पिटल में उसको लेके जाया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार है जो BJP की सरकार है वहाँ पे, और पुलिस है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको हॉस्पिटल में ले जाके उसको इलाज करवाया जाए। वो अभी भी जेल के अंदर है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी फैमिली तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई भी उससे नहीं मिल पाया है। तो बहुत मुश्किल सा तो लग रहा है। देखा जाता है कि भाई मुश्किल तो है ही, लेकिन हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि शिव कुमार जैसे और भी अन्य लोग भी हैं और शिव कुमार भी हैं, उसको तुरंत रिहा किया जाए। क्योंकि ये पूरे जो केस लगाए हैं पूरे बेबुनियाद हैं, बेकसूर है शिव कुमार, उनसे कुछ नहीं किया है। उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। और अभी देखते हैं जो क्या बनता है, बेल मिलती है कि नहीं, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नवदीप। तो नवदीप अभी फ़िलहाल ज़मानत पर बाहर आई हैं। अब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से उन्हें रिहा करने का, ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। लेकिन नवदीप का कहना ये है कि जो उनकी लड़ाई है वो तभी पूरी होगी जब मज़दूरों को उनके हक और उनके अधिकार मिल जाएंगे, और ये लड़ाई वो जारी रखेंगी आगे भी। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा उनके लिए उलझन होगी अभी। जिस तरीके से वो पहले काम कर पाती थी शायद उतनी आज़ादी से अभी काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन लड़ाई जारी रखने की बात वो अभी भी यहाँ से कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।